हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम इकाई 11 को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसका जो पहला पार्ट है वो हम कर चुके हैं और उसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। बाकी की यूनिट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, और अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा हमारा जो टॉपिक है वो है पद्य साहित्यकार। ठीक है, तो अभी तक हमने गद्य साहित्यकार के बारे में पढ़ लिया था, गद्य साहित्यकार कौन कौन से थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे पद्य साहित्यकार की। तो इस अवधि में ना कई कवि आते हैं 1900 ईस्वी से पहले और 1920 ईस्वी के बाद जो सक्रिय रहे। ठीक है, इस युग विशेष में कवि का उल्लेख जो होता है वो उनकी रचनाओं की प्रवृत्ति के आधार पर किया जाता है। किसी भी कवि का उल्लेख उनकी रचनाओं की प्रवृत्ति के आधार पर भी किया जाता है किसी युग में। तो द्विवेदी युग के कवियों और उनकी रचनाओं का अध्ययन भी हम इसी दृष्टिकोण के साथ आगे करने वाले हैं। ठीक है, उनकी रचनाओं की प्रवृत्ति के आधार पर। तो सबसे पहले जो कवि आते हैं, जो लेखक हैं वो है श्रीधर पाठक। ठीक है, ये द्विवेदी युग के ही कवि रहे हैं। तो श्रीधर पाठक जो है भारतेंदु युग से ही हिंदी साहित्य में थे। ठीक है, वो भारतेंदु युग से हिंदी साहित्य में रचनाएं लिख रहे थे और वहीं तभी से सक्रिय रहे। तो इन्होंने ना ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में ही रचनाएं की थी। ठीक है, इन्होंने समाज सुधार, देशभक्ति और प्रकृति विषय के ऊपर कविताएं लिखी। प्रकृति विषय की जो कविताओं में इन्हें ज़्यादा सफलता मिली। ठीक है, जैसे कि इसमें उनकी कुछ रचनाओं के नाम है कश्मीर, सुषमा, देहरादून आदि जो हैं विवेच्य अवधि के दौरान में ही लिखी गई रचनाएं थी। ठीक है, अब दूसरे कवि जो आते हैं वो आते हैं मैथिली शरण गुप्त। तो इनका परिचय देखेंगे हम। तो मैथिली शरण गुप्त जो है वो द्विवेदी युग के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं और इनको ना द्विवेदी जी से ही प्रेरणा मिली थी कविता करने के लिए, कविता लिखने के लिए। ठीक है, साहित्य रचने के लिए। तो इनकी जो पहली कविता अगर हम बात करते हैं प्रथम कविता की, तो वो थी हेमंत, जो 1905 ईस्वी में लिखी गई थी और ये प्रकाशित ना सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी। आपको पता होगा सरस्वती पत्रिका जो संपादन था वो द्विवेदी जी ही कर रहे थे। ठीक है, तो द्विवेदी जी के नेतृत्व में ही इस कविता को ये जो कविता थी वो प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो इनकी कुल रचनाएं जो है अगर हम बात करें तो वो है 40 इन्होंने मौलिक ग्रंथ लिखे और 6 अनुदित ग्रंथ लिखे। अनुदित ग्रंथ मतलब होता है जो अनुवाद किए गए होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे काव्य रचनाओं का विषय और प्रेरणा की। तो पौराणिक कथाओं से ये विषय लेकर काव्य रचते थे। ठीक है, जो पौराणिक कथाएं होती थी उन्हीं को विषय बनाकर ये काव्य के लिखा करते थे। ठीक है, और रविन्द्रनाथ ठाकुर के लेख जो थे काव्य उपेक्षिता से प्रेरित थे ये, और जिसमें नारी के कम लिखे गए पात्रों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो नारी पात्र कौन कौन से थे? उर्मिला, कैकेयी, यशोधरा, विष्णुप्रिया, हिडम्बा आदि ऐसी कई नारी पात्र थे जिनको ना उपेक्षित कर दिया गया है, जिनके ऊपर किसी लोगों का ध्यान नहीं गया इनके ऊपर। ठीक है, और मैथिली शरण गुप्त ने क्या किया, उन्हीं नारी पात्रों को विषय बनाया और रचनाएं लिखी, उनके ऊपर काव्य लिखे। ठीक है, नारी के अधिकारों की दिशा भी दिखाते हैं ये। तो नारी की गौरव गाथा का गान करते हैं और पुरुष शासित समाज में समान अधिकार दिलाने की भी कोशिश करते हैं नारी को अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो नारी पात्रों का चयन करके उनकी काव्य रचनाओं में के माध्यम से सम्मान और अधिकार की वकालत भी करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता संग्राम में भी इनका काफी योगदान रहा। तो महाभारत और रामायण की कथाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जागृत करते हैं किया इन्होंने। ठीक है, भारत भारती जो रचना है इनकी जो 1912 ईस्वी में लिखी गई थी, तो उसके द्वारा देशवासियों को आत्मोद्धार के लिए प्रेरित किया इन्होंने। ठीक है, तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन में काव्य का भी इनका काफी योगदान रहा था, काव्य का योगदान। तो और इसके बाद है समाज सुधार और प्रगति की दिशा। तो साकेत जो है 1900 ईस्वी में लिखा गया था। इसके अंदर राम को ना मानव रूप में प्रस्तुत किया है, जो स्वर्ग की बात ना करते हुए इस धरती को क्या करते हैं, स्वर्ग बनाने की बात करते हैं। जो साकेत रचना है, ठीक है, वो रामायण के एक पात्र से लिया गया है। एक छोटा सा किस्सा हमें देखने को मिलता है साकेत में रामायण का। ठीक है, तो इसमें ना राम को ना भगवान की तरह ना दिखाकर एक आम मनुष्य की तरह दिखाया है, उसी की तरह प्रस्तुत किया है। जो एक मनुष्य क्या करता है, ये जो धरती है इसको ना स्वर्ग की बात नहीं करता है वो कभी भी। ये जो धरती है उसी को स्वर्ग बनाने की बात करता है ये मनुष्य। इस तरह से उन्होंने राम को प्रस्तुत किया है। प्रगतिशील विचारधारा से समाज के उत्थान की भी बात करते हैं ये। इनकी काव्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो प्रबंध काव्य इन्होंने लिखा साकेत। ठीक है, इसके बाद खंड काव्य विष्णुप्रिया लिखा। अन्य भी महत्वपूर्ण रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, जैसे ग्राम्य है, ग्रंथी, पंचवटी, यशोधरा, जनक, किसान, जयद्रथ वध, मंगल घर, वीरांगना, वैतालिक, सिद्धराज, स्वदेश संगीत। ठीक है, इसके बाद काव्य शैली है। काव्य शैली भी बहुत सरल सहज ही रही इनकी। ठीक है, इसके बाद आते हैं पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पर। तो इनका परिचय अगर हम देखें तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो खड़ी बोली कविता के प्रेरणा स्रोत रहे। ठीक है, इन्हीं ने ही खड़ी बोली को परिमार्जित किया, प्रशस्तित किया इतना कि लोग जितने भी कवि थे
उन्होंने खड़ी बोली में रचनाएं लिखनी शुरू की। जो पहले ब्रज भाषा में लिखा करते थे कवि, रचनाएं किया करते थे, उन सभी को इन्होंने प्रेरित किया खड़ी बोली हिंदी में रचनाएं करने के लिए, जिनमें से मैथिली शरण गुप्त भी आते हैं, अन्य और कवि भी आते हैं। ठीक है, तो ये प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं खड़ी बोली कविता के। योगदान की अगर हम बात करें तो खड़ी बोली में कविता के रूप को स्थिर करने के लिए भागीरथ प्रयास किए इन्होंने। कवि से अधिक कवि निर्माता थे ये। ठीक है, ये कवि कम थे लेकिन कवि निर्माता ज़्यादा रहे। इन्होंने काफ़ी सारे कवियों को एक मार्ग दिखाया, किस तरह से उनको रचनाएं लिखनी चाहिए, कैसी काव्य रचना करनी है खड़ी बोली में। ठीक है, शब्दों का चयन कैसा करना है, जिससे हम कहते हैं कि हिंदी जो खड़ी बोली थी उसको परिमार्जित करने का जो काम था वो द्विवेदी जी ने ही किया था। ठीक है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा खड़ी बोली हिंदी को इतना प्रशस्त करने में। ठीक है, गद्य और पद्य की शैलियाँ निर्माण में महान प्रयास भी किया इन्होंने। ठीक है, इसके बाद है अनुदित काव्य रचनाएं। तो पंडित द्विवेदी ने 8 अनुदित काव्य रचनाएं लिखी थी। ठीक है, पहला है विनय विनोद जो 1899 ईस्वी में लिखा था, इसका इन्होंने अनुवाद किया। विहार वाटिका का अनुवाद किया। ठीक है, और स्नेहमाला का अनुवाद किया। श्री महिमन स्रोत जो है ये 1885 में लिखा गया था, इसका भी अनुवाद किया इन्होंने। और इसके अलावा गंगा लहरी का अनुवाद किया, ऋतु तरंगिणी का अनुवाद किया, सुहागरात का अनुवाद किया इन्होंने, और कुमार संभव सार का भी इन्होंने अनुवाद किया था। तो ये कुल 8 रचनाएं हैं जिनका इन्होंने अनुवाद किया। इसके बाद मौलिक काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो पंडित द्विवेदी की 9 मौलिक काव्य रचनाएं हैं। देवी स्तुति, समाचार पत्र संपादक सत्व और नागरी, काव्य मंजूषा, कान्य कुब्ज, अबला विलाप। ठीक है, सुमन, द्विवेदी काव्यमाला, ये इनकी मौलिक काव्य रचनाएं हैं। मुख्य योगदान अगर हम देखें तो खड़ी बोली का प्रचार किया और उसे स्थिर करने के लिए काफी प्रयास किया इन्होंने। गद्य और पद्य की विभिन्न शैलियों का भी निर्माण किया इन्होंने। कवि निर्माता के रूप में उनके प्रयासों ने हिंदी साहित्य में खड़ी बोली को महत्वपूर्ण स्थान भी दिलाया था। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। तो इनके परिचय अगर देखें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जो है द्विवेदी युग के दूसरे प्रमुख कवि है। पहले कवि है मैथिली शरण गुप्त, दूसरे कवि आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो कृष्ण भक्त थे ये, इन्होंने ब्रज भाषा में भक्ति काव्य की रचनाएं लिखी और सुधारवादी भी काव्य रचनाएं लिखी इन्होंने। सुधारवादी आंदोलन से भी ये प्रभावित थे। मुख्य रचनाएं अगर हम देखें तो भक्ति सेवैये इन्होंने लिखे हैं, जिसके अंदर प्रिय प्रवास आता है, प्रेमाम्बु वारिधि आता है, प्रेम परपंच प्रेमाम्ब आता है, प्रिय वेक्षण आता है, प्रेमाम्बु प्रवाह आता है। ठीक है, इसके अलावा खड़ी बोली में भी रचनाएं लिखी। 1900 ईस्वी में खड़ी बोली में इनकी पहली रचना आती है। ठीक है, 1904 ईस्वी में प्रेम पुष्पाहार नाम से स्वतंत्र ग्रंथ भी ये प्रकाशित करते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण रचना की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है प्रिय प्रवास। ठीक है, जो 1914 ईस्वी में लिखी थी इन्होंने, उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना यही रही है। तत्कालीन सामाजिक आंदोलनों का भी प्रभाव हमें प्रिय प्रवास में देखने को मिलता है और नारी का चित्रण भी दिखाई देता है। परंपरागत नारी वर्णन से हटकर उसे देश सेविका, लोक सेविका, जन्मभूमि प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, मुख्य योगदान की अगर हम बात करें तो कृष्ण भक्ति और भक्ति काव्य में योगदान रहा इनका। सुधारवादी दृष्टिकोण से नारी की भूमिका का उदात्त चित्रण करते हैं ये, और खड़ी बोली में कविता की शुरुआत और उसे लोकप्रिय बनाने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके बाद अगले कवि आते हैं राम नरेश त्रिपाठी। तो इनके परिचय की बात करेंगे हम। तो राम नरेश त्रिपाठी की अगर हम बात करें तो ये स्वतंत्रतावादी कवि रहे। खड़ी बोली में कविता की शुरुआत की इन्होंने और ब्रज भाषा से शुरू करके खड़ी बोली में काव्य रचनाएं की। मुख्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो जन्मभूमि भारत है, जो कि खड़ी बोली में उनकी पहली रचना थी और देश के प्रति भक्ति और प्रेरणा से भरी हुई ये कविता रही है। इसके बाद आता है मिलन है, जो 1917 ईस्वी में लिखी गई और ये जो था त्रिपाठी जी का पहला काव्य ग्रंथ रहा। ठीक है, दाम्पत्य प्रेम, देश प्रेम और देश पर बलिदान का वर्णन हमें इस कविता में दिखाई देता है, इस रचना में हमें दिखाई देता है। इसके बाद आता है पथिक। ठीक है, जो 1920 ईस्वी में लिखी गई। तो ये दूसरा काव्य ग्रंथ है इनका, जिसके अंदर प्रकृति वर्णन और प्रेम भावना का सुंदर चित्रण हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अन्य फुटकर रचनाएं भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि जन्मभूमि भारत, स्वदेश गीत, महापुरुष के लक्षण, हिंदुओं की हीनता, लोभ से हानि, बाईसाइकिल, शरद तरंगिनी, पुस्तक प्रार्थना। ठीक है, इसके अगर हम काव्य दृष्टिकोण देखें तो द्विवेदी युगीन काव्य कला का दर्शन जो है उनकी फुटकर रचनाओं में हमें दिखाई देता है। कविता में प्राकृतिक चित्रण, देश प्रेम और मानवीय भावनाओं को उजागर किया है इन्होंने। ठीक है, इसके बाद अगले कवि हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। तो
इनके परिचय की अगर हम देखें तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जो है द्विवेदी युग के प्रमुख कवि रहे हैं। काव्य रचना की अगर हम बात करें तो 1908 ईस्वी से काव्य रचनाएं करना इन्होंने शुरू कर दिया था और खड़ी बोली में कविताएं रचनाएं की थी इन्होंने, ठीक है। मुख्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो पहला है हे प्रशांत, ठीक है, ये उनकी खड़ी बोली में उनकी पहली रचना थी। इसके बाद है तूफान, ये मैं कैसे कहूँ समाजा, तो एक और महत्वपूर्ण रचना ये इनकी रही है, ठीक है। प्रकाशन की अगर हम बात करें तो उनकी रचनाएं जो है प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी, ठीक है। उस समय की जो प्रमुख पत्रिकाएं थी उनमें प्रकाशित होती थी। और पत्रिकाएं कौन कौन सी थी? प्रभा है, मर्यादा, प्रताप, सरस्वती, करमवीर। सरस्वती आपको पता होगा, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा प्रकाशित की गई संपादन किया था सरस्वती पत्रिका का महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। तो ये प्रमुख पत्रिकाएं हैं जिनमें इनकी रचनाएं जो होती थी प्रकाशित होती थी, ठीक है। काव्य रचनाओं का अगर हम समय देखें तो चेतावरी, पत्नी और हिमतरंगिनी की अधिकांश जो रचनाएं हैं वो 1913 से 1920 ईस्वी के बीच की हैं ये, ठीक है। काव्य में योगदान देखें तो चतुर्वेदी जी की रचनाएं जो थी वो देश प्रेम और मानवीय भावनाओं को से ओतप्रोत होती थी और उनके काव्य का प्रभाव जो था तो वो द्विवेदी युगीन काव्य कला पर गहरा था, ठीक है। इसके बाद अगले कवि हैं सिया राम शरण गुप्त, ठीक है। तो इनका परिचय देखते हैं। सिया राम शरण गुप्त जो थे वो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित कवि रहे हैं, ठीक है। मुख्य रूप से गद्यकार रहे हैं लेकिन कुछ काव्य रचनाएं भी की इन्होंने। उनकी काव्य रचनाओं में हमें हृदय पक्ष का प्रकट होना देख सकते हैं हम उनका, ठीक है। तो मुख्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो वो है उन्मुक्त, ठीक है, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध में हुए नरसंहार पर आधारित ये काव्य रचना है, सॉरी। इसके अलावा है दूसरी है मौर्य विजय, तो ये ऐतिहासिक विषय पर आधारित एक खंड काव्य है, ठीक है। अनुवाद रचनाएं भी हैं, इन्होंने कुछ अनुदित रचनाएं भी की, ठीक है। तो वो है कर्तव्य जो 1914 ईस्वी में, और भारत लक्ष्मी रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं का अनुवाद किया इन्होंने। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं जैसे कि वीर बालक 1913 ईस्वी में की गई रचना है, अनाथ 1917 ईस्वी, जननी 1916 ईस्वी, श्री राघव विलाप 1913 ईस्वी और तिलक वियोग प्रमुख फुटकर कुछ रचनाएं ये हैं, ठीक है। इसके अलावा है विवाह 1900 ईस्वी और आत्मविश्वास 1920 ईस्वी में वीर रसपूर्ण रचनाएं हैं ये, ठीक है। काव्य दृष्टिकोण अगर हम देखें तो गांधीवाद विचारधारा का प्रभाव उनके काव्य में हमें दिखाई देता था और उनकी जो रचनाएं थी वो राष्ट्रता, वीरता और मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई थी, ठीक है। इसके बाद है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो इनका परिचय अगर हम देखें तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो थे वो समाज सुधार आंदोलन से प्रभावित कवि रहे हैं, ठीक है। काव्य विषय की अगर हम बात करें तो सामाजिक समस्याओं को काव्य का विषय बनाया इन्होंने। काव्य रचनाएं देखें तो राष्ट्रीय वाणी और त्रिशूल तरंग है ये उनके गीतों का संकलन है। कौशल्या का विलाप ये प्रसिद्ध एक काव्य रचना है और देशवासियों को देश पर गौरव करने की प्रेरणा देती है इन्होंने। देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए ये रचना प्रेरणादायक रही थी, ठीक है। काव्य में यह उक्ति आई जिसको और काव्य में यह उक्ति आई थी जैसे कि जो यहाँ पे दी गई है, जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतिक समान है, ठीक है। ये एक ही काव्य की पंक्ति है ये। इसके अलावा कुसुमांजलि, प्रेम पचीसी, कृष्ण बंधन, करुणा कादम्बिनी अन्य प्रमुख काव्य संग्रह रहे हैं इनके। काव्य शैली की विशेषताओं की बात करें तो उर्दू शैली में प्रबंधों और छप्पियों की रचनाएं की। उक्ति, वैचित्र्य और शब्दों का चमत्कारी प्रयोग हमें देखने को मिलता है इनके काव्य में। छंद की बंधी हुई गति और कल्पना का समावेश उनके काव्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। काव्य दृष्टिकोण अगर हम देखें तो सामाजिक जागरूकता और देशभक्ति को प्रमुख काव्य विषय बनाया इन्होंने। अपने काव्य के माध्यम से समाज सुधार और देश प्रेम का संदेश भी दिया। इसके बाद आते हैं नाथूराम शंकर शर्मा कवि, ठीक है। तो नाथूराम शंकर शर्मा जो थे वो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि रहे हैं। बचपन से कविता करने का शौक था इन्हें। काव्य शैली की बात करें तो विभिन्न छंदों में काव्य रचनाएं की, विशेष रूप से समस्या पूर्ति में प्रवीण रहे हैं ये। प्रभाव की अगर हम बात करें तो आर्य समाजी विचारधारा से प्रभावित थे ये, और जिसके कारण उनके काव्य में तार्किकता और तीखापन भी देखने को मिलता है। प्रकाशित कृतियां कौन कौन सी थी तो अनुराग रत्न है 1903 ईस्वी, शंकर सरोज 1904 ईस्वी। इसके अलावा लोकमान्य तिलक है, गर्भरंडा रहस्य है, ठीक है, विधवाओं की दीन दशा का जिसमें मार्मिक चित्रण हमें देखने को मिलता है। सामाजिक सुधार रचनाएं कौन कौन सी थी तो अविद्या नंदन का व्याख्यान, पंच पुकार, मेरा महत्व, आर्य पंच की आला, ये सामाजिक सुधार रचनाएं रहीं। कुछ अन्य फुटकर रचनाएं भी हमें देखने को मिलती है जैसे कि शोकाश्रु गीत, राजभक्ति, बाल विनोद, होली नीति, ठीक है। काव्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो तार्किकता और तीखापन के कारण खड़ी बोली के कबीर के रूप में प्रसिद्ध हैं ये, और उनकी रचनाएं सरस्वती, मर्यादा, विद्यार्थी और प्रतिभा जैसी जो प्रमुख पत्रिकाएं थी उनमें प्रकाशित होती थी, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद आते हैं मुकुटधर पांडे। तो मुकुटधर पांडे जो है वो द्विवेदी युग के मध्य भाग के कवि हैं, जैसे कि 1911 से 1912 ईस्वी
की काव्य रचना इन्होंने शुरू कर दी थी। और काव्य शैली की बात करें तो खड़ी बोली में काव्य रचनाएं करते थे। मुख्य रचनाएं थी काल की कुटिलता 1913 ईस्वी, जीवन साफल्य, रत्नाकर, संकेत सप्तक, सिंहोपालंब, ठीक है, एक शुभ समय, कैकई का पट्य, विश्वबोध, जिसके अंदर दलितों और दीनों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। काव्य विशेषता की अगर हम बात करें तो दलितों और समाज सुधार इनकी काव्य विषय की विशेषताएं रही, जिसके अंदर जो विश्वबोध जैसी जो रचनाएं हैं उनमें दलितों और दीनों के प्रति सहानुभूति दिखाई देती है। छायावाद है दूसरा, ठीक है, तो रूप का जादू, क्षमा प्रार्थना, मर्दित मान, अंधेरा आंखें रचनाओं में छायावादी प्रवृत्ति का भी उन्मेष हमें दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाशन पत्रिकाएं अगर हम देखें तो उनकी जो रचनाएं थी वो प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी, जैसे इंदु, सरस्वती, प्रभा, ये कुछ प्रमुख पत्रिकाएं थी उस समय काल की जिसमें इनकी रचनाएं प्रकाशित होती थी। सामाजिक विचार की अगर हम बात करें तो तत्कालीन समाज सुधार आंदोलन का प्रभाव था, जिससे कवियों में दलितों और समाज के नीच वर्ग के प्रति सहानुभूति देखने को मिलती थी। ठीक है, अन्य प्रमुख कवि की अगर हम बात करें तो द्विवेदी के अन्य कवि भी रहे हैं, जैसे कि ठाकुर गोपाल शरण सिंह, श्रीमन द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, पंडित कामता प्रसाद गुरु, पंडित रामचरित चिंतामणि, पंडित गिरिधर शर्मा, नवरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, प्रसाद पंत और निराला ने भी द्विवेदी युग में काव्य रचनाएं की और उनकी कई कृतियां इस युग में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसके बाद है आगे अगला टॉपिक है द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रवृत्तियां। तो इसमें अगर हम प्रवृत्तियों की बात करें तो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विषयों पर केंद्रित साहित्य लिखा गया। इसमें कवियों ने तत्कालीन समस्याओं को अपने काव्य का विषय बनाया था। परंपराओं का पतन और नए विचारों का उदय हमें देखने को मिलता है। जर्जरित पुरानी मान्यताएं जो थी वो टूट रही थी और नई मान्यताओं का से युग निर्माण हो रहा था। ठीक है, समकालीन संवेदनाओं का चित्रण देखने को मिलता है। साहित्य में युग के बदलाव और सामाजिक सुधारों का प्रतिबिंब देखा हमें। राष्ट्रीयता का प्रसार हुआ, रचनाओं में स्वाधीनता और राष्ट्रीय चेतना की जो भावना थी वो प्रमुख रही। ठीक है, विषयों की व्यापकता हमें देखने को मिलती है। तो द्विवेदी जी का क्या योगदान था इसमें वो देखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया था, हिंदी साहित्य को परिमार्जित रूप देने में अहम भूमिका निभाई थी और वो ना उत्कृष्ट साहित्य के प्रेरक और महान संपादक के रूप में याद किए जाते हैं आज भी। साहित्य का अगर हम उनका उद्देश्य देखें तो द्विवेदी जी ने साहित्य को सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक क्रांति का माध्यम बताया। ठीक है, उनका मानना था कि साहित्य में वह शक्ति है जो समाज, शासन और धार्मिक रूढ़ियों में बड़े बदलाव ला सकती है। साहित्य के विषयों का विस्तार हमें देखने को मिलता है। साहित्य में सभी चर अचर विषयों को स्थान दिया गया। इतिहास को आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तत्कालीन समस्याओं और जन सामान्य के जीवन को केंद्र में रखा गया और नारी को अबला से सबला के रूप में भी चित्रित किया गया था। उपेक्षित नारी पात्र जैसे यशोधरा, उर्मिला, हिडम्बा आदि को पुरुष के उत्थान की शक्ति के रूप में भी प्रस्तुत किया गया था। यथार्थ और अलौकिकता देखने को मिलती है। तो साहित्य में अलौकिकता के स्थान पर यथार्थ, लौकिकता, मानवीयता और आदर्शवाद को जो था स्थान मिला था। ठीक है, लोक मंगल की धारणा भी दिखाई दी, जैसे कि साहित्य अब जो था वो विशिष्ट वर्ग से हटकर सर्वहारा वर्ग तक पहुंच चुका था और रचनाओं में लोक मंगल और लोक रक्षा को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, इसके बाद है हमारा राष्ट्रीय काव्य धारा। ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रीय काव्य धारा के अंदर हम देखते हैं तो राष्ट्रीय भावना का जो प्रसार था वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अंग्रेजों की जो शोषण नीति थी उसके विरोध में ना साहित्यकारों ने राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए भी कई तरह की रचनाएं लिखी थी। ठीक है, जनता को अन्याय के विरुद्ध जागरूक करने के लिए काव्य लिखे उन्होंने और साहित्य को ना उसका माध्यम बनाया गया था। ठीक, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों को भयमुक्त होकर राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचनाओं के लिए प्रेरित भी किया था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रीय चेतना की जो कविताएं किन किन कवियों ने लिखी और कौन कौन सी लिखी। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी थी जन्मभूमि की बलिहारी है, यह सुरपुर से भी प्यारी है। ठीक है, और इसमें ना मातृभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक, इसके बाद आता है मैथिली शरण गुप्त का, तो भारत भारती इन्होंने लिखी है जिसमें राष्ट्रीय जागरण का मुख्य आधार बनी है। ठीक है, और सुख और दुख में एक सा सब भाइयों का भाग हो, अंतःकरण में गूंजता राष्ट्रीयता का राग हो, ये इसी की लाइन दी गई है यहाँ पर उदाहरण के लिए। इसके बाद है माखनलाल चतुर्वेदी, क्यों पड़ी परतंत्रता की बेड़ियां दास्ता की हाय हथकड़ियाँ पड़ी। ठीक है, इसके बाद नाथूराम शर्मा है जिन्होंने बलिदान गान गाया था, बलिदान गान लिखा था। ठीक है, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। ठीक है, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा।
इसके बाद है समाज सुधार की काव्य धारा। ठीक है, तो सामाजिक सुधार आंदोलनों में अगर हम देखें तो आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिश्र आदि ये जो समाज थे, इनका जो प्रभाव था वो भी हमें साहित्य के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें ना इन्होंने क्या किया था, जो समाज की कुरीतियाँ थी, ठीक है, जो बुराइयाँ थी, उन जैसे कि विधवा प्रथा था, बाल विवाह था, दहेज, छुआछूत, निर्धनता, प्रदा प्रथा आदि के संबंध में ना इन्होंने रचनाएं लिखी थी। इन सभी कुरीतियों को दिखाने के लिए, इन सबसे लोगों को जगाने के लिए कि ये किस तरह की कुरीतियाँ हैं जो समाज में चल रही हैं, जो क्या है देश के लिए ठीक नहीं है, समाज के जो लोग हैं उनके लिए भी सही नहीं है। ठीक है, उनको जागरूक करने के लिए, ठीक है, इन सभी के ऊपर रचनाएं लिखी गई। और इसके बाद आता है मैथिली शरण गुप्त। तो हिंदू समाज कुरीतियों का केंद्र जा सकता कदा, ध्रुव धर्म पथ में कुप्रथा का जाल सा है बिछा रहा। तो मैथिली शरण गुप्त ने समाज की जो कुरीतियाँ थी उनको, बुराइयों को खत्म करने के लिए ये लाइन उनकी किसी कविता की ली गई है। ठीक है, इसके बाद आते हैं श्रीधर पाठक। तो बाल विधवाओं की पीड़ा पर दुखी बाल विधवाओं की है जो गति, कौन सके बतला इसकी इतनी मति। ठीक है, ये इन्होंने बाल विधवाओं की पीड़ा के ऊपर ये पंक्ति लिखी थी। इसके बाद आते हैं नाथूराम शर्मा, जिन्होंने जाति प्रथा पर प्रहार किया। ठीक है, तो जाति पाति के धर्म में उलझे पड़े गवार, मैं इन सबको सुलझा दूंगा करके एकाकार। तो ये इन्होंने जाति प्रथा के ऊपर प्रहार करते हुए कविता लिखी थी, ये उसकी पंक्ति है। इसके बाद हम देखते हैं लोक मंगल की धारा। तो साहित्यकारों ने जागरण और अभियान गीतों द्वारा समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया था। ठीक है, समाज में जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए उन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानी और निबंधों के माध्यम से उन्होंने रचनाएं की। ठीक है, और जन सामान्य के जीवन को केंद्र में रखकर साहित्य रचा था। इसके बाद अगर हम अन्य महत्वपूर्ण विषय देखें जिनके ऊपर रचनाएं लिखी गई, तो वो था विधवा के ऊपर लिखी गई, किसान, अछूत, ठीक है, नारी, दंभ, छल कपट, धार्मिक पतन, शिक्षा, पर्दा प्रथा, हिंदू मुस्लिम की समस्या आदि ये अन्य महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके ऊपर रचनाएं लिखी गई थी। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था में सुधार की मांग प्रस्तुत की गई थी। और साहित्य का प्रभाव अगर हम देखें तो साहित्य ने समाज को ना एक नया दृष्टिकोण दिया था। ठीक है, और स्वतंत्रता आंदोलन के साथ सामाजिक सुधार का भी संकल्प इन्होंने लिया था। भारतीय जनमानस को राष्ट्रीयता और सामाजिक सुधार की ओर प्रेरित की भी किया इन साहित्य ने। ठीक है, इसके बाद है मानवतावादी दृष्टिकोण। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है परिवर्तन की शुरुआत। तो भारतेंदु युग से तर्क और विवेक पर आधारित चेतना का विकास हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और साहित्य की खोज और तर्क वितर्क की प्रवृत्ति ने साहित्य को भी प्रभावित कर दिया था। और पश्चिमी विज्ञान, आर्य समाज, रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी के विचारों ने ना पौराणिक मान्यताओं को भी चुनौती दी थी। इसके बाद आता है देवत्व का मानवीकरण। तो राम और कृष्ण जैसे जो पौराणिक पात्र होते थे उनको मानवीय रूप में चित्रित किया गया। जैसे कि साकेत और प्रिय प्रवास जो है उसमें राम और कृष्ण को ना मानवीय रूप में दिखाया गया है। ठीक है, पंचवटी में लक्ष्मण का कथन आता है कि मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूँ। ये पंचवटी में से जो लक्ष्मण कहते हैं, ये वहां से लाइन ली गई है। इसके बाद आता है मानवीय भावनाएं। तो मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती हमें देखने को मिलती है, जिसमें की एक पंक्ति है यहाँ पर दी गई है, पानी बनाकर रक्त का कृषक करते हैं यहाँ, फिर भी अभागे भूखे से दिन रात मरते यहाँ। ठीक है, इसके बाद ठाकुर गोपाल शरण सिंह हैं, जो उनकी भी लिखी हुई पंक्ति यहाँ पर दी गई है कि मानव का जीवन ही जग में मानवता का माप हुआ, भव्य भावनाओं का आकार बनकर काव्य कलाप हुआ। तो इसके बाद आगे है मानवता धर्म से ऊपर है, ऐसा मानना था। तो किसान, मजदूर, अशिक्षित वर्ग को काव्य का विषय बनाया कवियों ने। ठीक है, जैसे गया पर शुक्ल स्नेही का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। तो इन्होंने लिखा था, खपाया किए जान मजदूर, पेट भरना पर उनका दूर, उड़ाते माल धनिक भरपूर, भलाई लड्डू मोती चूर। ठीक, इसके बाद हम इसमें देखते हैं अमीरी गरीबी का विश्लेषण। तो सरस्वती पत्रिका ने ना जन चेतना फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, जून 1914 में सरस्वती में द्विवेदी जी द्वारा हमारे गरीब किसान और जो मजदूर थे उनके लिए भी ना कई तरह के लेख प्रकाशित किए गए थे। ठीक है, इस लेख में क्या था, जनार्दन भट्ट ने अमीरी गरीबी की असमानता पर भी प्रकाश डाला और वर्ग चेतना को भरने का प्रथम प्रयास किया गया था। इसके बाद देखते हैं प्रगतिशील विचारधारा का प्रवेश। तो जो पुराने रूढ़िवादी विचार के स्थान पर क्या हुआ था, यहाँ पर नए प्रगतिशील विचार आए थे साहित्य के अंदर। ठीक है, और मानवता और सामाजिक उत्थान को भी प्राथमिकता दी गई। और साहित्यकारों ने समाज और राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर ले जाने का भी कार्य किया था। इसके अलावा भी हमें अन्य महत्वपूर्ण विषय देखने को मिलते हैं, जैसे किसान, मजदूर, गरीबी, शोषण, सामाजिक अन्याय। तो लेखन के माध्यम से ना अमीरी गरीबी के भेद को भी उजागर किया गया था। ठीक है,
एंड में अगर हम देखें तो द्विवेदी युग के साहित्य में केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा था, ठीक है, बल्कि मानवतावादी दृष्टिकोण को स्थापित करने का भी माध्यम बना यह युग। और इस युग के अंदर तर्कशीलता, मानवीयता और समाज सुधार की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ था, ठीक है। इसके बाद है द्विवेदी युगीन साहित्य का महत्व, कि द्विवेदी युगीन साहित्य का क्या महत्व था, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में साहित्य में क्या महत्व रहा। तो साहित्य और समाज की बदलती परिस्थितियां सबसे पहले हमें देखने को मिलती हैं इसके अंदर। तो हिंदी साहित्य का उत्थान भारत की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ था। तो भारतेंदु के आगमन से क्या हुआ था, हिंदी गद्य विधाओं का विकास हुआ और भारतीय राजनीति में ना उत्थान और साहित्य में निरंतर विकास का दौर बना हुआ था उस समय। इसके बाद हमें राष्ट्रीयता का विकास देखने को मिलता है, जैसे कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना होती है तो उससे ना राष्ट्रीयता को संगठित रूप में प्रचार मिला, ठीक है, और हिंदी को राष्ट्रीय विचारधारा का वाहक बना दिया गया था। और हिंदी में ना राजनीति और समाज के जो मुद्दे थे उन्हें वो अधिक प्रभावी रूप से उभरने भी लगे थे। द्विवेदी जी का क्या योगदान रहा इसमें, तो हिंदी भाषा को उन्होंने परिमार्जित किया। द्विवेदी जी ने अनुवाद के माध्यम से उत्पन्न अराजकता को भी दूर कर दिया था। सरस्वती पत्रिका में रचनाएं प्रकाशित करने से पहले भाषा को ध्यान से परिष्कृत करते थे, ठीक है। जिस भी कवि की कोई कहानी आती थी या कोई काव्य आता था सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने के लिए, तो द्विवेदी जी उसमें ना अगर कुछ त्रुटि होती थी उसको ठीक करवाते थे सबसे पहले उसे, और उसके बाद वो आगे चल के प्रकाशित होती थी कहानी पत्रिका के अंदर, ठीक है। तो द्विवेदी जी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में, उसे परिष्कृत करने में। तो और खड़ी बोली को ना समसामयिक संवेदना का भी वाहक बनाया गया था। अब समाज के विभिन्न वर्गों को साहित्य में स्थान मिला इसी के समय में। तो साहित्य में एक सर्वहारा वर्ग था जिसे हम मजदूर, किसान और जो नारी होती हैं, दलित होती हैं, ठीक है। तो जो सर्वहारा वर्ग था उनकी समस्याओं को स्थान मिला था साहित्य के अंदर, और मानवतावादी दृष्टिकोण का भी प्रचार हुआ था। राष्ट्रीयता की भावना भी हमें देखने को मिली इसी युग में अधिक। तो स्वाधीनता आंदोलन के साथ ना साहित्यकारों ने लोगों में राष्ट्रीय भावना को फैलाने का भी काम किया था अपने साहित्य के माध्यम से। रचनाएं जो थी वो प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी उस समय। अनुदित रचनाओं द्वारा भी विस्तार किया गया। तो अनुदित रचनाओं ने हिंदी साहित्य को ना एक नया आयाम दे दिया था, ठीक है। और द्विवेदी युग की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी कि साहित्य में विविध विषयों का समावेश होना चाहिए और परिमार्जित भाषा का विकास हो। तो यहाँ पर जो ये यूनिट 11 है ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट होता है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। नोट्स अगर आपको लेने हैं तो उसकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से सब कुछ पढ़ सकते हैं, आप किस तरह से नोट ले सकते हैं, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।